किसानवाड़ी सुनने वाले हमारे सभी किसान भाइयों और बहनों को राम राम नमस्कार। किसान भाइयों और बहनों, 24 अप्रैल 2026 को लखनऊ में उत्तर क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन यानी नॉर्थ जोन एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इसकी शुरुआत की गई। इस महत्वपूर्ण सम्मेलन में कुछ मुख्य बातें रही कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस सम्मेलन का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उत्तर भारत के राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड जैसे राज्यों के बीच कृषि तकनीक, खेती को आधुनिक बनाना और किसानों की आय बढ़ाने पर चर्चा करना है। इसमें मुख्य रूप से 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कृषि मंत्री, वैज्ञानिक, प्रगतिशील किसान और एफपीओ शामिल हुए। सम्मेलन में लैब टू लैंड जैसे वैज्ञानिक तकनीकों को खेतों तक ले जाना, कृषि उत्पादों के विपणन यानी मार्केटिंग और फसल विविधता पर जोर दिया गया है। इस सम्मेलन में ये बताया गया कि उत्तर प्रदेश देश के खाद्यान्न उत्पादन में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। ये सम्मेलन किसान केंद्रित और परिणामोन्मुख यानी रिजल्ट ओरिएंटेड कृषि विकास के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। इसके अलावा उत्तर क्षेत्र जैसे उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों के साथ मिलकर कृषि विकास को गति देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। सम्मेलन में एआई आधारित कृषि सहायिका जैसे डिजिटल टूल्स का उपयोग पर जोर दिया गया ताकि किसान कम लागत में अधिक उत्पादन कर सके। इसके अलावा दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के तहत उत्पादकता बढ़ाने और वर्तमान स्थिति पर चर्चा की गई। किसान भाई और बहनों, आइए जानते हैं इस सम्मेलन में क्या क्या हुआ और क्या क्या गतिविधियां रही। सभी का स्वागत, अभिनंदन। और इसके बाद स्वागत उद्बोधन के लिए मैं अनुरोध करूंगी श्री अतीश चंद्रा जी से, सचिव कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार। कृपया पधारें और अपने स्वागत उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, माननीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्रीगण, उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से पधारे माननीय मंत्रीगण, वरिष्ठ अधिकारीगण, वैज्ञानिक समुदाय, प्रगतिशील किसान भाई बहनों, उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथिगण, सादर नमस्कार। इस महत्वपूर्ण उत्तर क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री भारत सरकार की प्रेरणा से कृषि एवं किसान कल्याण विभाग पूरे देश में क्षेत्रीय सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है। इसी श्रृंखला में पश्चिमी क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन हम लोग ने जयपुर में 7 अप्रैल को आयोजित किया था और आज उसी श्रृंखला का ये दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन जो उत्तर क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन है, ये आज लखनऊ में यहाँ आयोजित किया जा रहा है। इस ऐसे सम्मेलनों का मुख्य उद्देश्य ये है कि हम कैसे जो केंद्र सरकार की प्राथमिकताएं हैं उसका संवाद राज्यों तक पहुंचाएं और जो मुख्य योजनाएं हैं और जो नीतियां हैं जो पहले हम लोग ने की है उसकी यहाँ पर उसकी प्रगति की समीक्षा हो और साथ ही साथ जो राज्यों में उत्कृष्ट कार्य हो रहे हैं उसका भी प्रस्तुतिकरण हो और हम लोग को भी उसको जानने, समझने और सीखने का मौका मिले। ये पूरा उत्तर क्षेत्र कृषि व्यवस्था के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और ये जो सभी राज्य हैं वो बड़ी क्षेत्र में कृषि और बागवानी का कार्य होता है और ये हमारे देश के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो इस सम्मेलन के माध्यम से जो केंद्र सरकार की प्राथमिकताएं हैं उसका प्रस्तुतिकरण किया जाएगा, जिसमें मुख्य रूप से हमारी दलहन आत्मनिर्भरता मिशन, राष्ट्रीय तेल मिशन, बागवानी क्षेत्र में जो संभावनाएं हैं, कृषि ऋण का जो प्रगति है इस क्षेत्र में देश के स्थिति में, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोग ने क्या पहले की हैं और उसका क्या प्रगति चल रही है, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन केंद्र सरकार की ये बहुत महत्वपूर्ण पहल है, उसमें क्या उपलब्धियां हासिल हुई हैं और उसमें आगे का क्या कार्य किया जाना है। इसके अतिरिक्त जो हमारी इम्प्लीमेंटेशन के इश्यूज हैं, जो कीटनाशीय उर्वरकों में जो नकली कीटनाशक उर्वरक का समस्या है उसका कैसे नियंत्रण किया जाए, उसमें चर्चा होगी। जो संतुलित उपयोग है हमारे फर्टिलाइजर्स का उसका क्या कैसे हम लोग को बढ़ावा दिया जाना है और क्षेत्र से हमारी क्या अपेक्षाएं हैं, उसमें चर्चा है। एकीकृत कृषि प्रणाली
इंटीग्रेटेड फार्मिंग हमारी प्रमुख प्राथमिकता है, उस पे भी हम लोग ने यहाँ पे प्रस्तुतिकरण होगा। और राज्यों की जो सफल पहले हैं और उनकी सर्वोत्तम पद्धतियां हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। देखिए, कृषि हमारी अर्थव्यवस्था का बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ है और अन्नदाता हमारे किसान हमारी प्राथमिकता है। भारत सरकार ने विभिन्न पहल की है जहां पर हम कैसे अपनी उत्पादकता बढ़ाएं, कैसे हम अपने कृषि को सस्टेनेबल बनाएं, कैसे हम अपने एग्रीकल्चर को डाइवर्सिफाई करें ताकि किसान की आमदनी में बढ़ोतरी हो। इन सभी के दृष्टिकोण से इस क्षेत्रीय सम्मेलनों में हम लोग चर्चा करेंगे और हम कृषि को कैसे अधिक समृद्ध, टिकाऊ और लाभकारी बनाएं, इस पे हमारी प्रमुख दृष्टिकोण रहेगा। मुझे पूर्ण आशा है कि इस सम्मेलन के निष्कर्ष हमें नई दिशा देंगे और हम सभी मिलकर इस क्षेत्र को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं, जो सभी जो हमारे प्रतिभागी हैं, जो आए हैं यहां पर, और इस सम्मेलन की सफलता की कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय आपके स्वागत उद्बोधन के लिए। हम सब बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि आज इस सम्मेलन में हमें माननीय मंत्री कृषि किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास भारत सरकार का यहाँ पर आशीर्वाद और सानिध्य प्राप्त हो रहा है। मैं बेहद ही आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करूंगी, कृपया पधारें और अपने आशीर्वचनों से हम सबको अनुग्रहित करें। रीजनल कॉन्फ्रेंस में उसका उद्घाटन करने पधारे हुए उत्तर प्रदेश के कर्मठ और यशस्वी मुख्यमंत्री, जिन्होंने विकास और जन कल्याण का एक नया इतिहास रचा है उत्तर प्रदेश में, और कई मामलों में आज उत्तर प्रदेश देश में नंबर 1 है, 1 है। ऐसे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, हमारे कृषि राज्य मंत्री भारत सरकार आदरणीय रामनाथ ठाकुर जी, कृषि राज्य मंत्री भारत सरकार आदरणीय भागीरथ चौधरी जी, उत्तर प्रदेश के हमारे कृषि मंत्री सचिव भारत सरकार कृषि और किसान कल्याण विभाग श्री अतीश चंद्रा जी, और इस उत्तर क्षेत्र की रीजनल कॉन्फ्रेंस में उपस्थित इन सभी राज्यों के हमारे अधिकारीगण, किसान साथीगण, चुनिंदा किसान भी यहाँ पर उपस्थित है, आईसीआर के प्रमुख वैज्ञानिक गण, उपस्थित प्रिय मित्रों, सबसे पहले तो मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अत्यंत व्यस्तता के बावजूद इस कार्यक्रम में वो पधारे हैं। हमारे सभी, आप मंच देख रहे होंगे, सभी संबंधित उत्तरी क्षेत्र के राज्यों का यहाँ प्रतिनिधित्व है। माननीय कृषि मंत्री या हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर, संबंधित मंत्री यहाँ पधारे, उन सबका उत्तर प्रदेश की इस पवित्र धरा पर हृदय से स्वागत है। पहले जब हम खरीफ की कॉन्फ्रेंस करते थे या रबी की कॉन्फ्रेंस करते थे, तो पूरे देश की एक ही कॉन्फ्रेंस होती थी और वो भी एक दिन की होती थी। और एक दिन में मुझे लगा कि जितनी विस्तार से विषयों पर चर्चा होनी चाहिए, जिन तथ्यों को देख के फैसले करने चाहिए, ढंग से उस गहराई में हम जा नहीं पाते। इसलिए पहले हमने कोशिश की कि एक दिन की नहीं 2 दिन की हो, एक दिन अधिकारी मिलकर विचार करें, क्योंकि किसी राज्य का विषय असली काम तो राज्य में होना है। तो राज्य के अधिकारी, भारत सरकार के अधिकारी, हमारे वैज्ञानिक मिलकर विचार करें, और दूसरे दिन देश भर के कृषि मंत्री आए अलग अलग राज्यों के, और फिर वो अपने राज्य की समस्याओं के बारे में चर्चा करके खरीफ का और रबी का प्लान तैयार करें। तो पिछले साल हमने 2 दिन ही की थी ये। फिर हमें ये लगा कि देश बहुत बड़ा है, हमारे अलग अलग एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, अलग अलग क्षेत्र की माटी अलग है, जलवायु अलग है, समस्याएं अलग है। अब जो चीज जम्मू कश्मीर में लागू होती है वो तमिलनाडु में लागू नहीं हो सकती, जो उत्तर प्रदेश के लिए प्रासंगिक है वो आसाम में लागू नहीं हो सकती, जो पंजाब के लिए उपयोगी है वो बंगाल में लागू नहीं हो सकती। और इसलिए फिर मन में ये लगा कि अगर हमको खरीफ और रबी की पूरी रोड मैप पर बात करनी है, तो अलग अलग जोन में बांटकर अगर हम चर्चा करेंगे तो विस्तार से चर्चा होगी, और ठीक से हम अलग अलग राज्यों के जलवायु को देख के, माटी को देख के, वहां की आवश्यकताओं को देख के, वहां की समस्याओं को देख के हम ठीक योजना बना पाएंगे। इसी कड़ी में ये दूसरी रीजनल कॉन्फ्रेंस है, एक जयपुर में पहली हुई, ये दूसरी है यहाँ पे, और मुझे लग रहा है कि ये बहुत उपयोगी है। संबंधित राज्यों के सभी खेती से संबंधित प्रमुख अधिकारी आए हुए, और ये उत्तर क्षेत्र तो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। एक तरफ यहाँ पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य है जिनने हरित क्रांति की शुरुआत की थी,
दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश है कि उत्तर प्रदेश तो देश में खाद्यान्न उत्पादन में आज नंबर 1 है। सबसे ज्यादा योगदान उत्तर प्रदेश का खाद्यान्न उत्पादन में है। यहाँ की माटी, यहाँ की जलवायु, यहाँ के मेहनती किसान, और उसके साथ साथ हिमाचल है, उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर है। वहां के फल, वहां के फूल, वहां की सब्जियां, उनकी अलग ही बात है। और अलग अलग हम प्रदेशों के बारे में सोचें तो उनकी समस्याएं भी अलग अलग है। एक तो मैं आप सबको इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि देश के अन्न के भंडार आज हमने भर के रखे हैं। दुनिया में कहीं से मंगाने की जरूरत नहीं। गेहूं, चावल में तो भारत उत्पादन में आज नंबर 1 है। अब हमने चीन को पीछे छोड़ दिया, चीन पीछे चला गया, भारत नंबर 1 पर आ गया। कभी हम PL 480 गेहूं मंगाते थे अमेरिका से, लाल गेहूं, बहुत सारे इंसान भी नहीं खाते थे। लेकिन मुझे खुशी है कि भारत सरकार ने पहले 25 लाख मीट्रिक टन, अब और 25 लाख मीट्रिक टन गेहूं निर्यात करने की अनुमति दी है कि दुनिया भर में भेजो। आज हमारे बासमती की महक कनाडा से लेकर अमेरिका तक के लोगों को लुभा रही है। हमें सामान्य तौर पर उत्पादन में कोई दिक्कत नहीं, हमारा लगातार उत्पादन बढ़ रहा है। लेकिन फिर भी 140 करोड़ से ज्यादा आबादी है हमारी, और कृषि के मामले में देखें तो हमारे 3 बड़े लक्ष्य है। नंबर 1, देश की खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना। आज हम खाद्यान्न के लिए दुनिया के दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रह सकते। तो एक, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, दूसरे, किसान की आजीविका सुनिश्चित करके उसकी आय बढ़ाना, और तीसरा, पोषण युक्त आहार उसको उपलब्ध कराना। ये 3 हमारे बड़े लक्ष्य, और इनको लेके जो हमने रणनीति बनाई है 6 सूत्रीय। उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन की लागत घटाना, किसान को पसीने की कीमत मिल जाए इसका इंतजाम करना। भगवान ना करे लेकिन फिर भी खेती जलवायु पर निर्भर है, मौसम पर निर्भर है, नुकसान हो जाए तो उसकी भरपाई भी हो जाए। इसी साल पंजाब में, उत्तराखंड में, हिमाचल में बाढ़ के कारण, अतिवृष्टि के कारण बहुत नुकसान हुआ। लेकिन इसके साथ साथ एक और है कृषि का विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। मैं उसमें अभी विस्तार से नहीं जाऊंगा। और एक चिंता हम सबके मन में है। अभी मुझे रास्ते में शाही जी बता रहे थे कि पिछले कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश में लगभग 30 लाख मीट्रिक टन उर्वरकों की खपत बढ़ी है। मुझे जो आंकड़े बता रहे थे, हर साल 4-5 लाख मीट्रिक टन फर्टिलाइजर की आवश्यकता बढ़ रही है। ये बढ़ती हुई आवश्यकता वास्तविक है या फिर रामलाल डाल रहा है तो श्यामलाल को भी उतना ही डालना है? मिट्टी में जरूरत है कि नहीं है, माटी कैसी है, इसको देखे बिना डाले जा रहे हैं। और इसका दूसरा परिणाम ये होगा कि मिट्टी के स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। वहां पंजाब जैसे राज्य इस तरह की समस्या का सामना कर रहे हैं। तो हमको प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, बाकी जो पद्धतियां क्या उनकी तरफ भी नहीं बढ़ना चाहिए। इन सब चीजों पर डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये भी कि केवल गेहूं चावल नहीं, हमको फल भी चाहिए, सब्जियां भी चाहिए, औषधि खेती भी चाहिए, बाकी चीजों का इंतजाम भी करना है। तो इसलिए डाइवर्सिफिकेशन की तरफ भी हम बढ़ें, उस पर विचार करें। 4-5 चीजें जो मुझे बहुत जरूरी लगती, केवल उतनी बात अभी मैं करूंगा, बाकी शाम को चर्चा करेंगे। एक तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है इन सब के लिए बीज। बीज आधार है हमारा। अच्छे बीज चाहिए, जलवायु के अनुकूल बीज चाहिए। हमारा नेशनल सीड कॉर्पोरेशन से लगा के राज्यों के बीज विकास निगम तक अलग अलग, ICAR ने तो लगभग अभी पिछले 10 सालों में ही 3400 किस्में अलग अलग बीजों की तैयार की है। अलग अलग कंडीशंस के लिए अलग अलग तरह के बीज। तो इन बीजों का बेहतर उपयोग और उसकी उपलब्धता। अब हम खरीफ के बारे में बात कर रहे हैं। इस साल एक समस्या का हमको और सामना करना पड़ सकता है। अल नीनो के प्रभाव के कारण बारिश कम होगी, ऐसी आशंका है, मौसम विभाग बता रहा है। 92% ±5। तो उसको देखते हुए भी हमको योजना बनाते समय ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर बारिश थोड़ी कम रही तो किस तरह के बीजों का इस्तेमाल करें। रणनीति बनाने में उसका ध्यान रखना पड़ेगा। एक और मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, जिसकी रणनीति हमको बनानी चाहिए, वो है नकली खाद और नकली पेस्टिसाइड। विकसित कृषि संकल्प अभियान में ये समस्या इतनी उभर के सामने आई थी कि इससे बचा लो हमें, किसान ये कहते थे। अभी ये हमारे 2 एक्ट लगभग बन के तैयार है। मेरी कोशिश है कि पार्लियामेंट के अगले सत्र में हम उनको रख दें और पास हो जाए। वो एक पेस्टिसाइड एक्ट और एक सीड एक्ट अभी हमने परिचालित किया लोगों की राय जानने के लिए। अगर कोई नकली देता है, घटिया देता है, तो उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई आवश्यक है। उसके बिना नहीं मानेंगे। अभी केवल 1500 रुपया जुर्माना लगता है, तो गड़बड़ भी अगर हो गई तो जुर्माना देके छूट गए।
तो एक इसके खिलाफ प्रभावी अभियान लेकर राज्यों को, अलग अलग राज्य सरकारों से कह रहा हूं कि ये चलाना बहुत आवश्यक है। तीसरे, एक मैं माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी जी से बात कर रहा था कि हमने तय किया भारत सरकार ने कि हर एक राज्य के साथ मिलकर, करना राज्य को है, हम साथ देंगे, हर एक राज्य का कृषि रोड मैप बने। तो हमारे पास 16,000 वैज्ञानिक हैं, आईसीआर के, कृषि विज्ञान केंद्र के, यूनिवर्सिटीज के, सब मिला ले तो 16,000, और वैज्ञानिकों की ये टीम सन्नद्ध है कि राज्य की एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से उस राज्य का कृषि रोड मैप क्या होना चाहिए। मैं सभी राज्यों से आग्रह करता हूं कि हम आपके साथ कदम से कदम, कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार हैं। आप पहल करें, मैं भी आपसे संपर्क करूंगा और अपने राज्य के कृषि का रोड मैप हम बना, क्योंकि जब तक लक्ष्य तय नहीं होगा और लक्ष्य की पूर्ति के लिए हम रोड मैप नहीं बनाएंगे और वो रोड मैप बना के मेहनत से उस पर चलेंगे नहीं, तब तक हम पूरी तरह से खेती और किसान दोनों का भला नहीं कर पाएंगे। और इसलिए हर राज्य से मेरी अपील है कि हम बैठे, बातचीत करें। कई राज्यों से मेरी चर्चा हुई है और मिलकर बैठ के खरीफ का, रबी का प्लान तो बनाई, लेकिन हम लॉन्ग टर्म के लिए, दीर्घकाल के लिए भी एक रोड मैप बनाए। हम आपके साथ दिन और रात उसके लिए काम करेंगे। एक और मैं आप सबसे आग्रह कर रहा हूं, फार्मर आईडी बनाने का काम तेजी से चल रहा है। कुछ राज्य बहुत अच्छा कर रहे हैं, कुछ राज्यों में काम थोड़ा कम। ये फार्मर आईडी, किसान की अलग पहचान पत्र, कई रोगों की दवा है। अब किसान को अगर बैंक से लोन लेना है तो ये कागज ला, वो कागज ला, वो कागज ला, घूमता ही रहता है। फार्मर आईडी है तो किसी चीज की जरूरत नहीं, बैंक में वो रखी तो सारे डिटेल फार्मर आईडी में 2 मिनट में लोन सैंक्शन हो सकता है। ऐसी एक नहीं, 17 तरह की सुविधाएं फार्मर आईडी। तो मेरा आग्रह है कि फार्मर आईडी हमारे राज्य में कितनी तेजी से बन रहा है, जहां शिथिलता हो कृपया करके तेजी लाएं। हम आपके साथ खड़े हैं, वो काम बहुत जरूरी है। एक चीज की तरफ और मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं, वो है केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड। अभी मैंने समीक्षा की तो पूरे देश में 7.5 करोड़ कार्ड बने हुए हैं, लेकिन उनमें भी एक किसान के 2-2, 3-3 खाते होते हैं, तो 2-2, 3-3 हो सकते हैं। और किसानों की संख्या हमारे यहाँ लगभग 13 करोड़, 7.5 करोड़ केवल बने हुए हैं। इसलिए राज्य सरकार अभियान चलाए, केंद्र पूरा साथ देगा कि वो किसान जो वंचित है आपके किसान क्रेडिट कार्ड से, उन सबके किसान क्रेडिट कार्ड बना के हम कम ब्याज पर लोन देने की पुख्ता व्यवस्था कर लें। इसका छोटे किसानों को, लघु किसान, सीमांत किसान, जो मार्जिनल फार्मर है, उनको निश्चित तौर पर इसका बहुत लाभ होगा। तो मैं आपके साथ मिलके ये काम तेजी से करना चाहता हूं। एक और मेरा निवेदन है, हमने विकसित कृषि संकल्प अभियान, माननीय योगी जी पिछले साल चलाया था, विकसित कृषि संकल्प अभियान। तो हमारे वैज्ञानिकों की फौज, हमने कहा ये लैब में बैठ के क्या करोगे भाई, लैब में आप रिसर्च करो, उसकी जरूरत है, लेकिन केवल लैब में रिसर्च नहीं रह जाए, उस रिसर्च को लैब से लैंड तक पहुंचाना पड़ेगा, किसान तक पहुंचाना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है। उसलिए हमने कहा निकलो और गांव-गांव जाओ, गांव में चौपाल लगाओ, 100, 200, 250 किसान आए, यहाँ वैज्ञानिक बैठे, किसान बैठे, उनको नए रिसर्च के बारे में बताओ। और किसान की अगर जिज्ञासा है तो किसान पूछे, उसकी जिज्ञासा का समाधान करो। ये ज्ञान सीधे खेत तक पहुंचना चाहिए, किसान तक पहुंचना चाहिए। तो व्यापक अभियान चला, 60,000 गांव में हम लगभग गए और 60,000 गांव में बड़ी संख्या में किसानों से बात हुई। फिर हमारे दिमाग में आया कि अलग अलग राज्य की अलग अलग परिस्थितियां होने के कारण एक साथ कृषि संकल्प अभियान चलाना उचित नहीं है। अब अगर पहाड़ी राज्यों में चलाना है तो मैदानी राज्यों के साथ नहीं चल सकता, क्योंकि अब पूरे नॉर्थ ईस्ट में बारिश पहले ही आ जाती है और हम कहें मई में जाके कि विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाओ तो वहां तो पानी गिरने लगता है। और इसलिए ये जवाबदारी मैं आपको दे रहा हूं। हमारे वैज्ञानिक तैयार है, हमारी टीम तैयार है और कृषि मंत्री भी, भारत सरकार तैयार है, क्योंकि किसानों की सेवा ही अपने लिए भगवान की पूजा है। आप तय कीजिए अपने राज्य का विकसित कृषि संकल्प अभियान कब आपको चलाना है और आप अपना कार्यक्रम बना लीजिए कि हमें ये 15 दिन 20 दिन चलाना है। भारत सरकार के सब वैज्ञानिकों की टीम आ जाए, हमारी पूरी टीम आपके साथ, आप जहां जहां कहोगे वहां जाएगी, चौपाल लगाएगी, बात करेगी सीधे और किसानों तक सीधे आधुनिक ज्ञान, विज्ञान और अनुसंधान को पहुंचाने का काम करेगी, ताकि सीधे किसान को फायदा पहुंच सके। लेकिन कृपया करके पहल आप कीजिए, क्योंकि आप ज्यादा अच्छे ढंग से जानते हैं कि राज्य में कहां कराना है, कब कराना है। तो मुझे लगता है इस अभियान को भी हम लोग ठीक से चलाने की कोशिश करें। अलग अलग विषयों पर अभी चर्चा है, उनकी मैं विस्तार में भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि आपके सामने प्रेजेंटेशन होगा और ये केवल भाषण वाला कार्यक्रम नहीं होगा। आपके सामने एक विषय पर, जैसे केसीसी का विषय, आपके सामने प्रेजेंटेशन होगा और प्रेजेंटेशन के बाद फिर
आपसे चर्चा होगी, आप अपनी बात कह सकेंगे, किसान प्रतिनिधि बैठे हैं वो भी अपनी बात कह सकेंगे। तो ये संवाद होगा, इसमें केवल भाषण नहीं होंगे। भाषण का तो यही सत्र कह लीजिए, इसको भी मैं भाषण नहीं कह रहा, मोटी चीजें सामने रखनी थी वो। और अंत में फिर हमारे सारे राज्यों के कृषि मंत्रीगण बोलेंगे। कंक्लूड करने के लिए मुझे कुछ कहना हो तो कहूंगा, नहीं तो हम लोग चर्चा करेंगे आपस में, एक विषय उसका प्रेजेंटेशन, फिर हम चर्चा के लिए खोलेंगे। राज्यवार भी प्रेजेंटेशन होगा उसका, किस राज्य में क्या स्थिति है, और फिर हम बैठ के तय करेंगे कि आगे क्या करना। तो बहुत उद्देश्यपूर्ण है ये कॉन्फ्रेंस, ये केवल एक कर्मकांड नहीं है। और वैसे भी कृषि में कर्मकांड नहीं चल सकता। मेरे दिल में भी केवल एक ही हसरत है कि हम अपने देश की कृषि को कैसे और उन्नत स्तर पर ले जाएं, ताकि देश की सारी जरूरतें हम पूरी कर सकें। उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में छोटी छोटी जोत के आकार है, लैंड होल्डिंग काफी कम है। तो एक चर्चा का विषय ये भी है इंटीग्रेटेड फार्मिंग, कि हम छोटी जोत के आकार में 1 एकड़ 2 एकड़ 2.5 एकड़ जमीन है, अब उसमें केवल अनाज से वो अपनी आजीविका चला लिए नहीं हो सकता। तो अनाज के साथ साथ क्या कर सकता है, फल कर सकता है, सब्जी कर सकता है, इंटरक्रॉपिंग कर सकता है, पशुपालन कर सकता है, जिसकी रुचि हो मछली पालन कर सकता है, बकरी पालन कर सकता है, मुर्गी पालन कर सकता है, मधुमक्खी पालन कर सकता है। कृषि वानिकी, एग्रो फॉरेस्ट्री, जिसका नाम हम अब बदल रहे हैं, अब एग्रो फॉरेस्ट्री नहीं कहेंगे। फॉरेस्ट का नाम आते ही किसान को लगता है हम पेड़ काटे नहीं पाएंगे बाद में बेचने के लिए भी, तो हम वृक्ष आधारित खेती कहेंगे उसको। तो वृक्ष आधारित खेती, अलग अलग चीज, इंटीग्रेटेड फार्मिंग, तो उसके बारे में विचार करना है कि छोटा किसान कौन कौन सी चीजें करे कि जिससे उसकी आमदनी लगातार बढ़ जाए। तो इन सब विषयों पर आज दिन भर हम लोग बैठेंगे, चर्चा करेंगे। मैं भी उस चर्चा में शामिल रहूंगा। आपसे भी, मंच पे बैठे हुए माननीय मंत्रीगणों से भी मेरा यही निवेदन है कि चर्चा में आप भी भाग लीजिए, हम लोग बात करेंगे। अधिकारी भी जो मन में आए निसंकोच, जो तथ्य है उसके आधार पर बात करें। माननीय किसान प्रतिनिधिगण, किसान संघ सहित बाकी प्रतिनिधि पधारे, उनको कुछ कहना तो वो भी कहें। और शाम को जब हम उठे तो ये चर्चा बहुत सार्थक हो और एक पूरा प्लान खरीफ का और रबी का बना के हम लोग यहाँ से उठें। आप सबका एक बार मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। योगी जी का भी एक बार फिर से स्वागत। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। अपनी सकारात्मक सोच और अहर्निश सेवा भाव के द्वारा उत्तर प्रदेश के सतत विकास को समर्पित और कृत संकल्पित माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र अनुरोध है कि कृपया अपने आशीर्वचनों से हम सबका मार्ग प्रशस्त करें। उत्तर क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन के आज के इस समारोह में जिनका व्यवहारिक मार्गदर्शन पिछले 2 वर्षों से पूरे देश को प्राप्त हो रहा है और जिनके पास मुख्यमंत्री के रूप में मध्य प्रदेश जैसे राज्य को देश के एग्रीकल्चर ग्रोथ के एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत करने का एक बेहतरीन अनुभव है, ऐसे भारत सरकार के माननीय कृषि एवं किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने पहली बार भारत सरकार की क्षेत्रीय स्तर पर इस कृषि सम्मेलन को आयोजित करने का निर्णय लिया है और उसे उत्तर क्षेत्रीय सम्मेलन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित किया है। मैं इस अवसर पर उनको हृदय से धन्यवाद देते हुए उनके सहयोगी मंत्रीगण श्री रामनाथ ठाकुर जी का, श्री भागीरथ चौधरी जी का, सभी अन्य राज्यों से आए हुए कृषि और उद्यान मंत्रियों का, भारत सरकार और विभिन्न राज्यों के कृषि और उद्यान विभाग के अधिकारियों का मैं उत्तर प्रदेश शासन की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। वास्तव में यह एक व्यावहारिक दृष्टिकोण है। अलग अलग देश के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग एग्रो क्लाइमेटिक जोन होने के कारण वहां की अपनी भौगोलिक और क्षेत्रीय स्थितियां वहां उस क्षेत्र के अनुसार तय करना, और अगर हम लोग अलग अलग जोन में इस प्रकार की गोष्ठी करते हैं तो उसके परिणाम भी आते हैं। मैंने यहां पे देखा है, जब गत वर्ष विकसित कृषि अभियान चला था और
खेती की बात, खेत में, इस कार्यक्रम में मुझे भी जाने का, कई जनपदों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। तो मैंने देखा कि कितना उत्साह किसानों के पास, किसानों में, कृषि वैज्ञानिकों में, कृषि शिक्षा से जुड़े हुए जो हमारे प्रशिक्षु हैं, उनके मन में कितनी बेहतरीन जिज्ञासा थी कि उन्हें पहली बार अपने इनोवेशन को व्यवहारिक धरातल पर उतारने के लिए एक बेहतरीन अवसर प्राप्त हुआ है। पहली बार हुआ कि लैब में हम अलग से कोई अनुसंधान करें और फिर उसको लैंड तक आने में जो समय लगता था, अब लैब को ही लैंड तक पहुंचा दिया है। और इस अभिनव प्रयास के लिए मैं माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का हृदय से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने व्यवहारिक रूप से इसको देश के धरातल पर उतारने का कार्य किया है। स्वाभाविक रूप से सबके अनुभवों का लाभ एक दूसरे के द्वारा किए गए इस क्षेत्र में अच्छी पहल का लाभ एक दूसरे को हो सकता है और इस पहल को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। इस पूरे उत्तर भारतीय क्षेत्रीय सम्मेलन के अवसर पर मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं और विश्वास करता हूं कि दिन भर की संगोष्ठी के माध्यम से जो अमृत निकलेगा वो अन्नदाता किसानों के जीवन में बेहतरीन परिवर्तन लाने में सहायक होगा। मैं एक बार फिर से इस पूरे कार्यक्रम के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय मुख्यमंत्री जी आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए, और आप सभी मंचासीन गणमान्यों का भी असीम आभार। आपने इस सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में पधार कर अपने आशीर्वाद से हम सबको अनुग्रहित किया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान भाइयों और बहनों, किसानवाड़ी कार्यक्रम आज यहीं तक। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। आप सबको नमस्कार और राम राम।